पिछले कितने दिनों से मेरे वीडियो में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, क्या हमें कनाडा आना चाहिए? प्लीज हमें सलाह दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सेमेस्टर में आना चाहिए, हमें पीआर पे आना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है कि जो कनाडा में है या तो कनाडा में आने वाले हैं और सोच रहे हैं कि हम कौन सा स्टेप ले, उसकी फुल इंफॉर्मेशन देंगे और हम एंड ऑफ द वीडियो में बताएंगे कि आपको आना चाहिए, इट इज अ राइट टाइम टू कम इन कनाडा, और थोड़ा और वेट करना चाहिए। अगर आप आना चाहते हो तो उसके अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है उसके बारे में भी ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे। तो कनाडा में हम बहुत सारे वीडियो इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, ट्रैवलिंग वाले बनाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, लेकिन आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट कर सकता है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल और जितना से जितना हो सके उतने अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर से शेयर कीजिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात हम करनी चाहेंगे कि यूएस जो कनाडा पे टैरिफ लगाने वाला है 25%, उससे क्या इंपैक्ट होगा, क्योंकि इसका पूरा सा सार निकल के आएगा कि आपको कनाडा आना है कि नहीं आना है 2025 में। कनाडा मोस्टली डिपेंडेंट है यूएस पे, और यूएस पे जो गुड्स हमारे जाते हैं और वापस से आते हैं उस पे टोटली डिपेंडेंट है। तो अगर 25% टैरिफ यूएस लगाता है तो एंड ऑफ द ईयर 2025 में 150,000 जॉब लॉस होने के चांसेस है, मतलब 1,50,000 जॉब लॉस होगी 2025 में। प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हो जाएगा 7.9%। जस्ट थिंक कि 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आने वाले स्टूडेंट या तो पीआर पे जो आने वाले हैं उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी उसके बारे में भी एक सोचने जैसी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाएगा, तो जो कनाडा में बहुत साल से आए हुए हैं उनको भी दिक्कतें होने वाली है जॉब के बारे में। तो नए आने वाले लोगों का आप सोच सकते हैं 25% टैरिफ कंटिन्यूस रहा तो नेक्स्ट ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और 2.5% बढ़ सकता है। जॉब मार्केट टोटली डाउन हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन रेट की, तो इन्फ्लेशन रेट एंड ऑफ द ईयर 7.2% तक जा सकता है। 7.2% मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बिजनेसेस है जो क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि ड्यू टू द इन्फ्लेशन बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे ट्रैवलिंग करना, बहुत सारे लोग अवॉइड करेंगे ग्रोसरी करना, हाउसिंग के रेंटिंग में। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज है और इंडस्ट्री है जिसको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। कनाडा है वो टोटली डिपेंड है यूएस पे, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है या तो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज है और जो एनर्जी सेक्टर्स है वो पूरा यूएस पे डिपेंड है। अगर ये टैरिफ लगता है तो बहुत सारी कंपनी है जो यहाँ कनाडा में अपना बिजनेस शट डाउन करके यूएस की ओर जाएगी। तो अगर वो यूएस जाती है तो यहाँ का बिजनेस में लॉस होगा। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी जो टैरिफ की वजह से है वो बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन कनाडा। जो कनाडा और यूएस और मैक्सिको में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है कनाडा में, तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि 25% टैरिफ की वजह से बहुत सारा गुड्स वहां नहीं जाएगा, वहां से यहाँ भी नहीं आएगा, तो वो बिजनेस भी क्लोज होने के चांसेस है। तो यस, अगर ये टैरिफ इंप्लीमेंट होता है तो इकोनॉमी पे, जॉब मार्केट पे, हाउसिंग मार्केट पे, सब पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। तो अगर आप 2025 में आने का सोच रहे हो तो ये एक बड़ा सा फैक्टर हो सकता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर आने वाले हो, क्योंकि अगर आप ऐसी इंडस्ट्री सिलेक्ट करके आते हो जिसका ये टैरिफ आने से बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, उस इंडस्ट्री में डाउनफॉल आने के चांसेस है, आपका जॉब लगने का चांसेस, आपका सर्वाइव करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसी इंडस्ट्री चूज करते हो कि ये टैरिफ से उसको इम्पैक्ट नहीं होने वाला, जैसे कि आप बोल सकते हो हेल्थ केयर सेंटर, ये टैरिफ से उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऐसे कोर्सेज या तो ऐसी जॉब प्रोफाइल लेके आ रहे हो तो डेफिनेटली वेलकम है। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है कि इमिग्रेशन पॉलिसी ऐसी है जो हर दिन चेंज होती रहती है। पहले जो हाई इमिग्रेशन होती थी कनाडा में उसको रिड्यूस किया जा चुका है, और जो आने वाले फ्यूचर के कनाडा के प्रेसिडेंट है पियर, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला है कि हम इमिग्रेशन को रिड्यूस करेंगे। तो जो करंटली इमिग्रेशन का प्लान है 2025-26 को लेके, उसमें भी उन्होंने बताया कि 250,000 मतलब कि 2.5 लाख इमिग्रेशन को जो टारगेट है उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। प्लस कि अगर आप आ रहे हो स्टडी वीजा पे तो उसके बाद आपको आईएलटीएस देनी है, और पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारा रिजेक्शन मिल रहा है। अभी लोगों की प्रोफाइलें खोली जा रही है, हर एक वीक उन्होंने कितना काम किया है, कैश पे काम किया है कि नहीं, ये सब बारीकी से चेक हो रहा है और आपका
पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को भी डिनाई किया जा रहा है। तो बहुत सारी जो नई पॉलिसीज, नई स्ट्रिक्टनेस आ रही है तो उससे भी बहुत कम पीआर होने के चांसेस है। तो अगर स्टडी वीजा पे आप आ रहे हो तो आप मेक श्योर हो कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड ऐसी सिलेक्ट करें कि जो बहुत स्ट्रांग हो। सेकंड कि आप कोई भी इनलीगल एक्टिविटी कनाडा में स्टडी परमिट के द्वारा ना करें, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में दिक्कत ना हो। कि आप ऐसी जॉब ले कि जो आपको हेल्प करे आपका पीआर लेने में। सो थर्ड पॉइंट जो बताने जा रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप सर्च करोगे तो कनाडा का कॉस्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो जो आप अर्न करते हो पूरा मंथली आपका एक्सपेंस में चला जाएगा, देयर इज नो सेविंग। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंडिया से या अपनी जो होम कंट्री है वहां से थोड़ा सा फंड मंगवाना पड़े सर्वाइव करने के लिए। सो करंटली एक्सपेंस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा में बहुत ही हाई है, ग्रोसरी भी हाई है, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट भी हाई है। सो ये एक फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप कनाडा आते हो एज अ पीआर और स्टूडेंट तो आप ये सोचोगे कि हम फर्स्ट 6 मंथ या तो फर्स्ट 3 मंथ में ही इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कि हमें फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हम निकाल लेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा फंड साथ में लेके ही आना पड़ेगा जिससे आप 6 मंथ तो एटलीस्ट सर्वाइव कर सको। 6 मंथ के बाद आप अपनी इनकम से रेगुलर हो सकते हो, लेकिन सेविंग्स तो नहीं होगी। देयर इज अ हाई चांस कि इनिशियल डेज में आपको अपनी होम कंट्री से फंडिंग मंगवानी पड़े। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक अनदर फैक्टर है। सो फाइनली इतनी चीजें डिस्कस करने के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कनाडा में आना चाहते हो तो आपको ये फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे जो हमने पूरी वीडियो में बताए हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग, इमिग्रेशन की पॉलिसी, कौन सी आप जॉब लेके आ रहे हो, अगर आप पीआर पे आ रहे हो, अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो कौन सी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन आप लेके आ रहे हो, और आप कौन सी सिटी में आ रहे हो, वो भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। अगर ये सब कंसीडर करते हो और सब पे आपको 95% भी पॉजिटिव वाइब्स आती है तो आपको जरूर आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक भी पॉइंट में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा प्लान करिए, देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी वो है जज्बा कि नहीं मुझे कनाडा जाना ही है, कोई भी कंडीशन हो, मैं बेसिक सी चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर स्टडी पे आ रहे हो तो रिसर्च कीजिए कि कौन सी सिटी है जहां पे स्टडी करने के बाद मुझे पीआर मिल सकता है, फर्स्ट। सेकंड, ऐसा कौन सा कोर्स मैं लूं कि जिससे स्टडी के बाद वो कंटिन्यू हो सके, जॉब मुझे वही फील्ड में मिल सके और वही फील्ड के आगे बढ़ने से मुझे पीआर भी हो जाए और ज्यादा इनकम भी हो सके। तो ये 2 फैक्टर आपको कैलकुलेट करके आने चाहिए। बहुत सारे जो रूरल एरिया के प्रोग्राम है वो भी कनाडा लॉन्च कर रहा है, उसमें भी आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो टारगेट है कि नहीं मुझे बिग सिटी जैसे कि जीटीए है, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, टोरंटो, वही सिटी में जाना है, वही एजुकेशन करना है, वही इनिशियल डेज में रहना है, तो मैं बता दूं कि नाउअडेज जॉब फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है कि आप बैरली सर्वाइव कर सकोगे। तो पूरा ये सिनेरियो हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे और फीडबैक भी देखना चाहेंगे कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी कलीग्स है जो कनाडा में आने वाले हैं पीआर पे या तो स्टडी परमिट पे, उसके साथ शेयर कीजिए सो उनको एक्चुअली में पता चले कि 2025-26 में अगर आप कनाडा में हो या आने वाले हो तो आपको कैसे प्लान करना चाहिए, आपको फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना चाहिए, कौन सा जॉब मार्केट चल रहा है, क्या है सिचुएशन। सो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।